हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं देशराज चौधरी आपको आज ज्योग्राफी का जो पार्ट चल रहा था हमारा, उसी में स्वागत करता हूँ। राजस्थान के भूगोल में हमने बात की थी आपसे। आज वन्यजीव की बात करेंगे। पहले नदियाँ, झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के वन्यजीव, और राजस्थान के वन्यजीवों की आज हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के वन्यजीव। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीवों के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बिंदु होगा वन्य जीवों के अंदर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा होगा अभयारण्य। अभयारण्य। तीसरा होगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र। क्षेत्र। तीसरा, चौथा जो बिंदु होगा, चौथा जो बिंदु होगा अपना वो होगा बाघ परियोजना। बाघ परियोजना। पांचवा जो बिंदु होगा वो होगा मृगवन क्षेत्र। मृगवन क्षेत्र। इसके बाद में छठवां जो बिंदु होगा वो अपना होगा, छठवां बिंदु कौन सा होगा? रामसर साइट। रामसर साइट। साइट। सातवां बिंदु होगा जंतुआलय। जंतुआलय। आठवां जो बिंदु होगा अपना जंतुआलय के बाद में मृगवन क्षेत्र हो गया, जंतुआलय हो गया, और उसके बाद में होगा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। इन सब की हम एक बार चर्चा करते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान अगर ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है ऐसा पूछ ले तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर पूछ ले कहीं पर भी कि राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं तो 25 या 26 अभयारण्य हैं। राजस्थान में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं? 3। मृगवन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 7। अगर पूछ ले रामसर साइट कितनी है राजस्थान में तो रामसर साइट कितनी है? 2। जंतुआलय पूछे कि जंतुआलय कितने हैं राजस्थान में तो जंतुआलय है 5। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र पूछे तो राजस्थान में कितने हैं तो 11 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों की मैं अब आगे चर्चा करता हूं। देखिए अगर कहीं पर भी पूछ ले कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, बायोलॉजिकल पार्क और है। देखिए बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं राजस्थान में? 4। तो 9वां बिंदु हो जाएगा अपना बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क। और बायोलॉजिकल पार्कों की संख्या कितनी है तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हैं 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे पहला ही बिंदु हो जाएगा आपका अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें कि वे वन क्षेत्र जो वन एवं वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान घोषित किए जाते हैं, जिनमें प्रशासनिक इकाई कार्यरत होती है, जहां शिकार करना, सूखी लकड़ी काटना, गीली लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, वे सभी क्या कहलाएंगे? आप राष्ट्रीय उद्यान कहलाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं
तो राजस्थान में कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये किसके नियंत्रण में होते हैं? तो ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वे वन क्षेत्र जो वन एवं वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान घोषित किए जाते हैं। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। देखिए, ये अगर पूछ ले ये किसके नियंत्रण में होती हैं, तो यह केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। इनमें प्रशासनिक इकाई कार्यरत होती है। कहीं पर भी पूछ ले इनमें क्या हो? प्रशासनिक इकाई कार्यरत होती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाएगा कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला ही राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा राजस्थान का? तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ये? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है और इसकी हम चर्चा करते हैं कि रणथंभौर क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए, इसे 1956 में अभयारण्य घोषित किया गया। इसे 1956 ईस्वी में अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, इसमें 1973 में, या हम कह सकते हैं अप्रैल 1973 में ईस्वी में बाघ परियोजना चलाई गई। अगर पूछ ले कहीं पर भी कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किसमें चलाई गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी। और कब चलाई गई? तो ये कब चलाई गई? अप्रैल 1973 में। यह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। जब भारत देश में बाघ परियोजनाओं का प्रारंभ स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, तो उसी में से एक राजस्थान में पहली बाघ परियोजना जो चली वो रणथंभौर में चली। और कब? अप्रैल 1973 में। अगर पूछ ले
1981 में, या ये बना 1980 ईस्वी में इसे, या रणथंभौर को प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया, बनाया गया? रणथंभौर को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब? 1980 ईस्वी में इसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह 393 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी प्रसिद्धि का केंद्र क्या है? क्यों प्रसिद्ध है रणथंभौर? प्रसिद्धि का केंद्र क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं? इसमें जो प्रसिद्ध है वो है बाघ और मगरमच्छ। इन दोनों चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है। और अगर पूछ ले क्यों प्रसिद्ध है, तो इसमें जो पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो देखिए, इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, इसी के अंदर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। 32 खम्भों की छतरी स्थित है। इसी के अंदर अगर बात की जाए, 32 खम्भों की छतरी, इसी के अंदर पद्म तालाब स्थित है। पद्म तालाब, मिलख तालाब, जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोरा महल स्थित है। ठीक है। अन्य पर्यटन स्थलों में मैं बात करूं, यहां पर इस उद्यान में गुप्त गंगा की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। इसी से एक नदी निकलती है और वो इसी में विलुप्त हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? गुप्त गंगा की जानकारी मिलती है। अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए, इस उद्यान में T16 मछली नामक बाघिन पाई जाती थी, ये मर चुकी है। मछली नामक बाघिन, और ये कैसी है? मर गई है। और अगर पूछ ले, इसी की एक बेटी थी इस उद्यान में, T17 कृष्णा नामक बाघिन पाई जाती है।
ठीक है, कृष्णा नामक बाघिन पाई जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा इसी से संबंधित, इस उद्यान में इंडिया, इस उद्यान में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। पारिस्थितिक संतुलन के लिए इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चला? तो वो किसी में चला गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था। अब जो आगे हम चर्चा करते हैं, सेकंड नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान होगा वो कौन सा होगा? दूसरा नंबर का राष्ट्रीय उद्यान होगा वो होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है ये? भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर में। और ये कौन से NH 21 पर स्थित है? अब इसके बारे में अगर पूछ ले, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। किसे? तो ऐसा प्रश्न पूछ ले, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? भरतपुर में, NH 21 पर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग, या इसी को घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से? घना पक्षी विहार भी कहते हैं। घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाएगा, देखिए इसे 1956 में अभयारण्य घोषित किया गया। कब अभयारण्य बना ये? 1956 में। इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तीसरा प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा, इसे 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। देखिए अगर कहीं पर भी पूछ ले, केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया? 1981 में। रणथंभौर को कब बनाया? 1980 में। लेकिन ये जो है केवलादेव, इसे 1956 में अभयारण्य घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें किसको?
इसे 1955 ईस्वी में घोषित किया गया था। रणथंभौर को कब घोषित किया गया था? 1955 में ईस्वी में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था और केवलादेव को 1956 ईस्वी में किया गया था। अब प्रसिद्ध क्यों है? हाँ जी, प्रसिद्धि का केंद्र है, प्रसिद्धि का केंद्र साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, और दूसरा पाइथन पॉइंट पर अजगर सांप, पाइथन पॉइंट पर अजगर सांप पाए जाते हैं। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगर पूछ ले कहीं पर भी कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र, पक्षी प्रजनन केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव उद्यान है क्योंकि यहाँ पर एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक पक्षियों का प्रजनन किया जाता है। अगर पूछ ले इस उद्यान में लगभग 400 प्रकार के, कितने? लगभग 132 प्रकार के विदेशी पक्षी एवं लगभग 300 प्रकार के स्वदेशी पक्षी पाए जाते हैं। स्वदेशी पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर भी पूछ ले विदेशी और स्वदेशी पक्षी पाए जाते हैं और विदेशी स्वदेशी पक्षियों के प्रजनन के कारण ये प्रसिद्ध रहता है, और भी इसमें क्या प्रसिद्ध है? अगर कहीं पर भी पूछ ले इस उद्यान में डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों पर विशेष अध्ययन किया, पक्षियों पर विशेष अध्ययन किया था। अब पक्षियों के भाषा को समझने वाले विज्ञानी थे, और दूसरा इसमें डॉक्टर सलीम अली इंटर प्रोटेक्शन सेंटर स्थित है। इसमें स्थित है, केवलादेव में स्थित है। अगर पूछ ले इसमें केवलादेव में क्या स्थित है? इसमें सर्प विष प्रयोगशाला स्थित है। सर्प विष प्रयोगशाला स्थित है। हाँ जी। अगर कहीं पर भी पूछ ले इस उद्यान में
खस घास, खस घास व ऐंचा घास, ऐंचा घास पाई जाती है, पाई जाती है। खस घास व ऐंचा घास पाई जाती है। ऐंचा घास में, घास में पक्षियों के पैर फंस जाने से, पक्षियों के पैर फंस जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी, पक्षियों की उनकी मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। इस कारण कौन सी घास चर्चित रहती है? इस कारण चर्चित रहती है, कारण चर्चित घास है। कौन सी? ऐंचा घास में पक्षियों के पैर फंस जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी के अंदर अगर बात की जाए, केवलादेव के अंदर ही इस उद्यान में प्रवासी पक्षी, उद्यान में प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए आता है, प्रजनन के लिए आता है। यह पक्षी नवंबर, दिसंबर व जनवरी में केवलादेव उद्यान आता है। केवलादेव उद्यान आता है, उद्यान आता है। ठीक है, कब आता है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में यह पक्षी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवास के लिए आता है। और इसका काम क्या है? यहाँ पर आकर के ये प्रजनन के लिए, इस प्रजनन के उद्देश्य से आता है, यहाँ पर प्रजनन करता है। आगे अगर पूछ ले कहीं पर भी, इस उद्यान में कैवल्य नामक शिव मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है। और भी चर्चित रहता है इस उद्यान में तोता या लाल गर्दन वाले तोते, मोर, लाल गर्दन वाले तोते, जंगली सुअर, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान NH 11 पर है। और कहां पर स्थित है? भरतपुर जिले में स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। अगर पूछ ले, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो दिसंबर जनवरी में, क्योंकि उस समय पर राजस्थान में सारस पक्षी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवास के लिए आता है और वो प्रजनन के उद्देश्य से यहाँ पर आता है। इसी उद्यान में खस घास पाई जाती है, ऐंचा घास पाई जाती है
और ऐंचा घास में पक्षियों के पैर फंस जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी उद्यान में पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों पर विशेष अध्ययन किया था, इस कारण भी ये उद्यान चर्चित रहता है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से दूसरा कौन सा था? तो दूसरा अगर पूछ ले कौन सा था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। अब तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान? कोटा और झालावाड़ जिले में। कहां पर है? कोटा में और झालावाड़ जिले में है। ठीक है, अगर पूछ ले क्यों चर्चित रहता है, देखिए केवलादेव में एक लाइन और लिख लेना, आपको रह गई है थोड़ा सा। इसका अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है, केवलादेव का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चित है? इसे देखिए, इसे 9 जनवरी 2012 को, इसे 9 जनवरी 2012 को और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसमें अप्रैल 2013 में राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। और इसमें अप्रैल 2018 में T91 नामक बाघ छोड़ा गया था। T91 नामक बाघ छोड़ा गया था। देखिए बाघ परियोजना कब चालू कर दी? इसमें 2013 में, और 2012 में से क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। और T91 नामक जो बाघ था वो कब? 2018 में इस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। अगर पूछने 2 और बाघिन थी T99, T101, उनको भी छोड़ना था, लेकिन बाद में इस बाघ परियोजना पर क्या लगाया गया? स्टे लग गया था। आगे चर्चित रहता है, अभी इसमें बाघ पाए जाते हैं। तो प्रसिद्धि का केंद्र क्या है? प्रसिद्ध क्यों है? तो अगर पूछ ले, बाघ पाए जाते हैं मुकुंदरा हिल्स में, और क्या पाए जा रहे हैं? गागरोनी तोता। बाघ और गागरोनी तोता। और गागरोनी तोता को हीरामन तोता भी कहा जाता है। हीरामन तोता पाए जाते हैं। अब ये जो गागरोनी तोता है ये बोलने वाला तोता है, थोड़ा सा याद रखेंगे, और बाघ भी पाए जाते हैं।
अन्य अगर पूछ ले इसी के अंदर क्या चीज प्रसिद्ध है, देखिए तो इसमें देखिए इसमें अवली मीणी महल, अवली मीणी महल, रावठा महल और अवली मीणी महल इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। अवली मीणी महल तथा रावठा महल स्थित है, ठीक है। और क्या पाए जाते हैं इस उद्यान में सर्वाधिक धौकड़ा के वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो अगर ऐसा कहीं पर पूछ ले 199.5 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल? 199.5 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यानों की मैंने बात की है। कौन कौन से? पहला रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। पहले 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाया, 1981 में केवलादेव को बनाया और तीसरा किसे बना दिया? 2012 में 9 मई 2012 को राजस्थान का 9 जनवरी 2012 को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? तो मुकुंदरा हिल्स को बनाया गया, ठीक है, 9 जनवरी 2012 को। अब यहां पर कई सारे प्रश्न घूम जाते हैं, या तो तीसरी बाघ परियोजना या तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, और जिले विशेष पर भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, सेकंड नंबर पर आता है अपना अभयारण्य। देखिए अभयारण्यों की बात करें कि अभयारण्य किसे कहते हैं, तो वही है जो वे वन क्षेत्र जो वन एवं वन्यजीवों के लिए सुरक्षित घोषित किए जाते हैं। इनमें शिकार करना व लकड़ी काटना प्रतिबंधित होता है। और अगर पूछ ले इनमें प्रशासनिक इकाई भी कार्यरत होती है, लेकिन ये किसके सरकार के नियंत्रण में होते हैं? राज्य सरकार के नियंत्रण में। तो इनमें शिकार करना व लकड़ी काटना प्रतिबंधित होता है। ये राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। और प्रशासन इनमें प्रशासनिक इकाई कार्यरत होती है। और राजस्थान में कितने हैं? 25 या 26 अभयारण्य हैं। कितने? राजस्थान में 25 या 26 अभयारण्य हैं, ठीक है। ये तो बात हुई। अब सबसे पहला हम बात करेंगे
पहला ही अभयारण्य है, कौन सा है? नंबर 1 राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य। और ये कहां पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य? तो ऐसा पूछ ले तो ये कहां पर है? जैसलमेर में। और कहां पर है? बाड़मेर में। इन दोनों जिलों में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, इसमें 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है जैसलमेर में। और बाड़मेर में कितना? 1262 वर्ग किलोमीटर। और टोटल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पर भी पूछ ले राष्ट्रीय मरु उद्यान को, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य। एक मिनट पानी। ठीक है, रहने दो। सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए इसे कब अभयारण्य घोषित किया गया, तो इसे 1981 ईस्वी में अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य घोषित किया गया था। अगर पूछ ले कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कब अभयारण्य घोषित किया गया? 1981 ईस्वी में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर अभयारण्य है। और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों प्रसिद्ध है? तो अगर पूछ ले राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राज्य पालतू पशु कौन सा है? ऊंट। अगर पूछ ले ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें घोड़ावन पक्षी और चिंकारा, राज्य पशु चिंकारा भी पाया जाता है। और इसी के अंदर आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क फैला हुआ है। तो देखिए इस अभयारण्य में राज्य पक्षी घोड़ावन व राज्य पशु चिंकारा पाया जाता है। ठीक है। दोनों ही राज्य पशु और राज्य पक्षी दोनों ही कहां पर पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगर पूछ ले क्यों प्रसिद्ध है, देखिए इस उद्यान में आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहां पर स्थित है? तो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य में स्थित है। और क्यों है? इस पार्क में लकड़ियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। किस पार्क में?
देखिए, अगर कहीं पर पूछ ले आकलवुड फॉसिल्स पार्क में लकड़ियों के क्या पाए जा रहे हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, तथा आकलवुड फॉसिल्स पार्क में वुड फॉसिल्स पार्क में और कहां पर है ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क? जैसलमेर में, याद रखेंगे, जैसलमेर में। और इसी में आकलवुड फॉसिल्स पार्क में डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं। डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं। अगर पूछ ले कहीं पर भी यह भारत का एकमात्र मरुस्थलीय अभयारण्य है, और इसी अभयारण्य के अंदर क्या पाई जाती है? इस अभयारण्य में कटीली झाड़ियां व कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरुउद्यान अभयारण्य है। और अगर कहीं पर भी पूछ ले क्यों प्रसिद्ध है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क राज्य पक्षी घोड़ावन और राज्य पशु चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो भी चर्चित है, सेकंड नंबर का। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सरिस्का अभयारण्य। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य। और ये सरिस्का अभयारण्य जो है ये कहां पर है? तो ऐसा प्रश्न पूछ लेगा कि सरिस्का अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो सरिस्का अभयारण्य है अलवर में। कहां पर है? अलवर में है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाएंगे, सरिस्का अभयारण्य से अगर पूछ ले इसे 1955 में 55 ईस्वी में अभयारण्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया? अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, किया गया था 1955 में। इसे क्या घोषित कर दिया? अभयारण्य घोषित कर दिया साहब। अगर पूछ ले इसमें 1978 ईस्वी में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना चलाई गई। थी। तो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना किसमें चलाई गई? सरिस्का में चलाई गई। पहला इसे अभयारण्य, दूसरा हो गया बाघ परियोजना। अब इसके प्रसिद्धि का केंद्र क्या रहा, क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए प्रसिद्धि का केंद्र क्या है, अगर कहीं पर भी पूछ ले कि प्रसिद्ध क्यों है, तो देखिए इस उद्यान में क्या पाए जाते हैं? बाघ, मोर, और क्या पाई जाती है? बाघ पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं, तोते पाए जाते हैं। और चर्चित क्या रहता है? विश्व की सबसे छोटी बिल्ली। विश्व की सबसे छोटी बिल्ली,
बिल्ली पाई जाती है, पाई जाती है। इस उद्यान में ही विश्व की सबसे छोटी बिल्ली पाई जाती है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है, मोर के लिए और तोते के लिए यह प्रसिद्ध रहता है। अब अन्य पर्यटन स्थलों की बात करें। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल देखिए, अगर कहीं पर भी पूछ ले, पर्यटन स्थलों में सबसे प्रसिद्ध रहता है यहां पर राजा भर्तृहरि का मंदिर, भर्तृहरि का मंदिर। प्राचीन समय में एक भर्तृहरि नाम का राजा हुआ था, उसका यहाँ पर एक मंदिर है, वो चर्चित रहता है। और क्या चर्चित है यहाँ पर, देखिए भर्तृहरि का मंदिर यहीं पर है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी का मंदिर यहीं पर है। नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर, मंदिर यहीं पर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मंदिर इसी में है। भानगढ़ का किला, भानगढ़ दुर्ग, और इसे भूतों का किला कहते हैं साहब, भूतों का किला, ठीक है। इसी के अंदर है काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार, पठार। ये कौन से, सभी सरिस्का के अंदर स्थित पर्यटन स्थल हैं। इसी अभयारण्य की बात करें, इस अभयारण्य में, इस अभयारण्य में कैलाश चंद्र सांखला ने, कैलाश चंद्र सांखला ने बाघों पर अध्ययन किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। तो कैलाश चंद्र सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी उद्यान का, इस उद्यान का, उद्यान की फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट, सेटलमेंट रिपोर्ट तेज सिंह ने तैयार करवाई थी, जिसे पीली किताब कहते हैं, पीली किताब कहते हैं। कौन सी पीली किताब, एक होती है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, इसमें विलुप्त प्राय पशु पक्षी, विलुप्त प्राय पशु पक्षी व वनस्पति की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगर कहीं पर रेड डाटा बुक पूछा जाता है तो इसमें पेड़ पौधे की, वनस्पति की और पशु पक्षियों की जानकारी प्राप्त होती है। और अगर कहीं पर पूछे पीली किताब किससे संबंधित है, तो अलवर के राजा तेज सिंह ने इस अभयारण्य का फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसे पीली किताब के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बाघों की हत्या हुई
और बाघ यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो गए, पुनः इस अभ्यारण्य में बाघों को स्थापित किया गया है। तो बाघों की मृत्यु के कारण जो चर्चित रहे, बाघों की हत्या के कारण प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो संसार चंद ने इसमें बाघों की हत्या की और उनकी हत्या करके उनकी खाल को विदेशों में तस्करी करता था। इस कारण से यह संसार चंद यहाँ पर चर्चित रहता है। तो याद रखेंगे, सरिस्का का अभ्यारण्य जो है ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए कई बार इसकी अभ्यर्थना भेजी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, आज भी क्या है, एक अभ्यारण्य है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी अभ्यारण्य भी पढ़ाने हैं, उसके बाद में आखेट निषिद्ध क्षेत्र और काफी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।